मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की साहित्यिक परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि काशी को साहित्य की राजधानी कहा जाता है, आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? साहित्य की राजधानियां तो इस देश में बहुत सारी हैं जी, लेकिन काशी को बहुत प्राचीन काल से ही शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र होने से, धर्म का केंद्र होने से बहुत लंबे समय से ही इसको एक ज्ञानपीठ जैसी मान्यता रही है। दक्षिण भारत से भी बड़े बड़े आचार्य यहाँ आया करते थे। पूर्व से भी देखिए तो चैतन्य देव इधर से होते हुए गए, गुरु नानक देव इधर से होते हुए गए, 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी इधर आए। तो बहुत प्राचीन काल से ही काशी ज्ञान का केंद्र होने से और आधुनिक युग में फिर हिंदी साहित्य का जो नया युग है उसका शंखनाद जो यहाँ से हुआ, पत्रकारिता का, साहित्य का नया जागरण, उसका भी एक बड़ा केंद्र होने से ये साहित्य की राजधानी कही जाने लगी। गुरुदेव, अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि आपकी नजर में काशी की साहित्यिक परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है गोपेश जी, वो है इसकी निरंतरता। बहुत पुरानी परंपरा है और संस्कृत विद्या का पुराना केंद्र रहा है ये जी। तो अब देखेंगे कि बहुत प्राचीन काल से ही, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि यहाँ संस्कृत पाठशालाएं थी जिनमें संस्कृत विद्या की अनेक जो विधाएं हैं उन सब का अध्ययन अध्यापन हुआ करता था जी। और वो परंपरा ठीक उसी तरह तो अब नहीं रह गई है, लेकिन आधुनिक युग तक अभी संस्कृत विद्या के अध्ययन अध्यापन की जैसी तैसी भी लेकिन एक कड़ी अभी जीवित चल रही है जी। तो ये निरंतरता बनी हुई है। दूसरे साहित्य और शास्त्र ज्ञान, इन दोनों के प्रति जो जागरूकता है यहाँ के निवासियों में, उसके साथ साथ कला की, संस्कृति जिसमें संगीत है, नृत्य भी है, वाद्य संगीत भी है जी। और आप देखें तो जैसे हैंडीक्राफ्ट है, तो मंदिरों से लेकर घरों तक में भी चित्रकारी की एक देसी शैली यहाँ दिखाई देती है। और लकड़ी के खिलौने यहाँ बनते रहे हैं। बनारसी साड़ी के लिए यह मशहूर रहा है जी। इसी तरह से ये कसेरों की पूरी बस्ती रही है जो बर्तन बनाते थे। इसी तरह से ये पन्नी जो पान के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर लगी रहती है, तो ये कूट कूट कर बड़ी मेहनत से बनती है। पान का कारोबार भी इसका बहुत पुराना है और पूरा एक मोहल्ला ही है जिसको हम पान दरीबा कहते हैं। तो इस तरीके से एक निरंतरता है यहाँ के तरह तरह के शौक का, विलास सामग्री का, उसके निर्माण का, और जो बनारसी रंग ढंग कुछ बोलते हैं लोग जी,
तो हर नगर की कुछ अपनी विशेष शैलियां हैं। जैसे फूल वालों की सैर है कहीं पर, तो यहाँ पर इक्के वालों की गहरेबाजी हुआ करती थी। अब देखें तो रामनगर को जोड़ दीजिए, वो बनारस का ही एक तरह से विस्तार है जी। तो वहाँ हाथी दांत की महीन से महीन कारीगरी वहाँ के संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगी जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो इतना विशाल ऊंचा मंदिर बना, उसका जो प्रधान मिस्त्री है वह तो रामनगर का ही था। अच्छा, रामनगर का ही? हाँ, उसमें नाम लिखा हुआ है, बेचू राम मिस्त्री लिखा हुआ है। तो वहाँ जो धर्म घड़ी जिसको बोलते हैं, म्यूजियम में रखा हुआ रामनगर में, वो वहाँ के मिस्त्री ने बनाया हुआ है। तो इस तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि देशी कला और हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला के उद्योग, यह सब भी, और बाकी संगीत विद्या की जितनी शाखाएं हैं वो सब, तो संस्कृत विद्या के अध्ययन अध्यापन से लेके और हस्तकला तक की परंपराएं एक पुराने समय से वो चली आ रही हैं, और नए समय में भी अभी कम से कम गिरती पड़ती चल रही हैं। तो निरंतरता उसका एक गुण है, एक विशेषता है। और दूसरी है उसमें बदलते हुए समय के अनुसार समायोजन कर लेने की। तो पुरानी पाठशालाएं थी, गुरुकुल थे, वो एक समय था। विश्वविद्यालयों का समय आया तो संस्कृत प्रिंस कॉलेज था, उसकी संस्कृत पाठशालाएं थी। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना तो उसमें पुरानी पद्धति का एक संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय भी जी खुला, और उसके साथ ही साथ जो आधुनिक ढंग की शिक्षा है, जैसे और भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उसमें एक संस्कृत विभाग भी है। तो ये नया पुराना इन दोनों का साथ साथ, जिसको कहा है हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत में, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, तो नए युग के साथ समायोजन, ये भी काशी की एक खासियत रही है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ बनारस में जो लोग हैं तो उनमें शताब्दियों पुराने समय से चले आते हुए मराठी परिवार हैं, उनका पूरा एक मोहल्ला है। गुजराती लोगों का पुराना एक मोहल्ला है, सिंधियों का पूरा एक मोहल्ला है, बंगाली लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, और यहाँ संस्कृत की पाठशालाएं चलती थी बंगाली पंडितों की। मधुसूदन सरस्वती और पुराने संस्कृत पंडित यहाँ के तुलसीदास के समय से विख्यात थे। तो सभी भारत के विभिन्न और दक्षिण भारत के केदार घाट आप देख लीजिए, और तो उसमें कर्नाटक घाट, कर्नाटक स्टेट घाट, केदार घाट, इनके बीच में पूरी एक कई मोहल्लों की बस्तियां हैं, जिनमें केरल के और तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के भी परिवार आपको मिलेंगे, और वे लोग यहाँ शताब्दियों से रह रहे हैं। जंगमबाड़ी मठ, यह वीर शैवों का एक बहुत बड़ा केंद्र है कर्नाटक का, और यह भी प्राचीन है, कई समय से चल रहा है। तो इस तरह से यह अपने आप में एक लघु भारत है। अब देखिए तो यहाँ का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो इसमें कितने लोगों का योगदान है। दिल्ली की सल्तनत से लेकर के अहल्याबाई होलकर जी, बाद में आप देखिए तो रणजीत सिंह जी ने सोने से मढ़वाया इसका कलश। तो अनेक प्रदेशों का योगदान
इस काशी को संवारने में और चमकाने में है। दूसरे, लंबे समय से आप देखिए तो मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़े बड़े मोहल्ले यहाँ हैं और उन्होंने अपनी कारीगरी से इसको समृद्ध बनाया है। संगीत में आप देख रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने एक और नाम ऊंचा किया जी। संगीतज्ञों का तो एक पुराना मोहल्ला है ही, लेकिन उसमें मुसलमानों का भी एक योगदान है और शहनाई को उन्होंने एक राष्ट्रीय कला के बतौर स्थापित किया विश्व भर में। दूसरे, कविता में नजीर बनारसी शायरी। तो इस काशी में एक और संस्कृत काव्य रचना भी हो रही है। पंडित वासुदेव द्विवेदी थे, हम लोग जब पढ़ने आए 69-70 तक, वे संस्कृत में गजलें बना के गाते थे कि संस्कृत को लोकप्रिय बनाना है जी। दूसरी ओर उर्दू के शायर भी बैठते थे। बहुतेरी अब ऐसी होती हैं गोष्ठियां जिनमें हिंदी और उर्दू के शायर एक साथ अपना काव्य पाठ करते हैं जी। और इसके अलावे ये विभिन्न जो देशी भाषाएं हैं, इनमें काव्य रचना करने वाले भी विभिन्न मोहल्लों में लोग हैं। उनकी अपनी सभा समितियां हैं, उनके अपने संगठन हैं। विशेष रूप से बंगीय समिति के लोग तो समाज सेवा का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बंगाली समाज की बहुत बड़ी देन है। काशी में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र उन्होंने कायम किए। जय नारायण घोषाल इंटर कॉलेज, ये 1835 में स्थापित किया जय नारायण घोषाल ने यहाँ रामापुरा मोहल्ले में जी। आप देख सकते हैं विपिन बिहारी कन्या विद्यालय है जी। इसी तरह से चिंतामणि घोष एंग्लो बंगाली टोला इंटर कॉलेज, ये दोनों इंटर कॉलेज बड़े बड़े ये बंगाली समाज के हैं जो उन्होंने दिए हैं। महाकाली पाठशाला ये बंगाली समाज ने यहाँ दिया। रासमणि ने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया था, तो उन्होंने यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलवाया था। तो कितने कितने प्रदेशों के लोग यहाँ आके बसे और उन्होंने काशी की शिक्षा, संस्कृति, कला, कुटीर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इन सब कुछ को विकसित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। उसमें मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज ये कि मैं 1969 से बनारस में हूँ जी। इतने उतार चढ़ाव आए लेकिन बनारस में कभी दंगे नहीं हुए। तो जनता के भीतर कितनी समझदारी है। और संकट मोचन मंदिर में जब विस्फोट हो गया था तो आप जानते हैं कि उसके अपराधी पकड़ लिए गए थे, और लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो सांप्रदायिक माहौल है नगर का, वो बिगड़ने नहीं पाया जी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान है संकट मोचन मंदिर के महंत आदरणीय मिश्र जी ने, और बनारस शहर के जो मुफ्ती हैं उन्होंने मोहम्मद बातिन साहब ने मिल के संयुक्त रूप से जनता से अपील की कि हमें मिलजुल के रहना है। तो इसका एक संदेश गया और परिणाम ये हुआ कि जैसे शताब्दियों से हम मिलजुल के साथ रहते आ रहे हैं, तो अब भी मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। उन्हीं मुस्लिम बस्तियों से होकर के हिंदू तीर्थयात्री आते हैं, जाते हैं। बल्कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में रोज ही नमाज पढ़ने लोग उधर से होके जाते रहे हैं। मैं देखता आ रहा हूँ एक लंबे समय से।
उधर से ही होकर नमाजी आ रहे हैं, उधर से ही तीर्थयात्री आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना और न देखा कि थोड़ी सी भी उनके बीच कोई भी ऊं टू हुई हो। कोई छोटी मोटी घटना तक की भी मुझे याद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये बनारस की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सभी धर्म के अनुयायियों का, सभी नगरवासियों का मिलजुल कर मस्ती से रहना, मिलजुल करके सभी त्योहारों को मनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कोरोना काल में जहां कोई हिंदू मर गया और कोई देखने वाला नहीं है, तो यह भी हुआ कि मुसलमान लोगों ने अर्थी उठाई और उसे स्मशान तक ले गए जी। ऐसा भी देखा गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा आश्वासन है और देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा हाँ, कि क्या आप काशी की प्राचीन साहित्यिक परंपराओं पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, जैसे कि तुलसीदास, कबीर दास जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे लोग? हाँ जी। देखिए, सबसे पहला नाम तो हमारी साहित्यिक परंपरा में कबीर का ही है जी। पूरे देश के लिए भी वह एक गौरवशाली नाम है, जिसको सारी दुनिया में एक नए मानवतावादी विचार का संदेश देने के लिए याद किया जाता है जी। जिनके 100 पदों का अनुवाद 1910 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 100 पोएम्स ऑफ कबीर नाम से किया, और उस सारे संसार में उसके माध्यम से कबीर को पढ़ा और समझा गया। और आज तक भी कबीर का आकर्षण कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनके संदेश में इतनी उदारता, इतनी विशालता, इतना नयापन है जी, जिसमें वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान भाव से फटकार सकते हैं, उनकी दुर्बलताओं के लिए, उनके अंधविश्वासों के लिए, उनकी रूढ़ियों के लिए, और सबको समान अधिकार से कह सकते हैं कि देखो सत्य एक है जी, ईश्वर एक है ना। और इस तरह से वह एक धर्म के आसन पर बैठकर और एक नया मानवतावादी संदेश दे रहे हैं, जिसमें जात पात का, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। दूसरे आप देखें तो कबीर के ही समय में रैदास थे जी। कबीर जुलाहा थे, मुसलमान थे, लेकिन कोई बहुत बड़े, क्योंकि वो मुसलमान तो उस समय बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे जी। वो कोई सूबेदार नहीं थे, बल्कि गरीब जुलाहा परिवार के थे, और पूरे अधिकार से हिंदू मुसलमान दोनों को फटकार रहे थे, और लोग आदर से उनको सुन रहे थे जी। उनका लड़का कमाल, उनकी लड़की कमाली जो कहा जाता है ना, उनकी भी कहानियां मौजूद हैं हमारे यहाँ। यानी संतों का ऐसा सम्मान, एक ऐसा नया विचार, बनारस पुराने विचारों का गढ़ है, वैदिक विचारों का गढ़ है, सनातन धर्म का गढ़ है, लेकिन वहाँ कबीर का जो आधुनिक नया विचार है उसे भी लोग सुन रहे हैं जी। शायद कोई नया देश होता, शायद कोई, आप कल्पना कर सकते हैं उन देशों की और उन सभ्यताओं की कि जहां उनको घेर के मार दिया जाता पत्थर से जी, लेकिन कबीर यहाँ खुलकर अपनी बातें कहते रहे। उन्हीं के काल में रैदास थे जो खुद जूता गांठते थे जी, और संत थे, भगवान के भजन गाते थे,
ये सब लोग गरीब ही थे, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी उनके पास थी, वह थी भक्ति की। जी। भक्ति में भगवान को भजने का, पुकारने का अधिकार सबको है। जी। यह जो उन्होंने धर्म के एक लोकतंत्र की घोषणा की, ये सब भगवान को पुकार सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सभी पुकार सकते। जी। तो रैदास भी दलित परिवार से आते हैं और वह खुद अपने बारे में बार बार कहते हैं कि देखो मैं नीच जाति में पैदा हुआ है, ओछा कर्म हमारा, ओछी जाति हमारी, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे नीचे से ऊंचा कर दिया। तो किस कारण ऊंचा किया? भक्ति के कारण ऊंचा किया। वह रैदास कहते हैं कि जिनके कुल के ढोर ढोवंत वानारसी आसपाथा, आचार सहित विप्र करें दंडवती, तिन्ह तनय रैदास दासा नुदासा। यानी बनारस के आसपास जिस जाति के कुल के लोग मरे हुए मवेशियों को ढोते हैं, उस कुल में जन्म लेकर रैदास एक ऐसा हुआ कि आचार सहित विप्र, जो आचार निष्ठ ब्राह्मण हैं, वे भी उसे आकर दंडवत करते हैं। जी। यानी भक्ति के संदेश ने काशी में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया था जिसमें एक जूता गांठने वाला जो महात्मा है, रैदास है, उसे ब्राह्मण भी आकर दंडवत करते हैं। ये इस देश की एक संस्कृति है कि संतों की जात नहीं पूजी जा, संत और महात्मा की जाति नहीं, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका चरित्र, यही उसे पूजनीय बनाता है। जी। तो रैदास की यह वाणी है जिससे काशी के उस वातावरण का पता चल रहा है। अब देखें तो दूसरे भी संत उसी समय, गुरु नानक देव, जिनके संदेश को केंद्र करके पूरा एक नया धर्म ही खड़ा हो गया, जिसे हम सिख धर्म कहते हैं। जी। तो गुरु नानक देव उस गुरु परंपरा में प्रथम गुरु हैं। वह गुरु नानक देव, उन्होंने बहुत दूर दूर तक यात्राएं की। कहा तो जाता है कि वे मक्का मदीना तक गए, तो वे काशी भी आए थे। और यहाँ काशी में वह जिस बाग में ठहरे, वह एक ब्राह्मण का बाग था। वह एक संत बाग में ठहरे हैं, इसलिए उनका दर्शन करने गए और उन्होंने पूछा कि पंडित ये बाग किसका है? जी। तो उनके मुख से निकला कि महाराज ये आपका है। और जब घर आ गए तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो अपने मुंह से कह दिया ये बाग उनका है। जी। तो उसका नाम ही पड़ गया गुरु बाग। उन्होंने उस पर से अपना अधिकार त्याग दिया उसी दिन से, और ये मान लिया कि गुरु यहाँ ठहरे हैं, और मैंने जब कह दिया ये गुरु का बाग है तो गुरु का बाग हो गया। आज वो गुरु बाग एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें गुरुद्वारा है, धर्मशाला है, पाठशाला है और शायद चिकित्सा का केंद्र इत्यादि भी है। तो गुरु नानक देव से भी एक संबंध है काशी का। सिख लोगों का एक बड़ा समुदाय है यहाँ। और आप देखें तो गुरु तेग बहादुर के लिए भी कहा जाता है कि वे भी काशी में पधारे थे। जी। तो उनकी भी स्मृति यहाँ से जुड़ी है। तो भक्ति काल के दौर में आप देखें तो ये उसका भी एक बड़ा केंद्र है। और आज रैदास को केंद्र करके जो पंजाब का रैदासिया समाज है वो काशी आया और उन्होंने यहाँ पर
बड़ा रविदास मंदिर बनाया, उनकी स्मृति में रविदास गेट बहुत बड़ा बना लंका पर जी। और प्रति माघ पूर्णिमा को अब यहाँ भारत भर से तमाम दलित समुदाय, रैदासिया समाज आता है और महीने भर तक क्या गहमा गहमी रहती है जी। उनको यात्रियों को पंजाब से लाने के लिए भारत सरकार ने उस स्मृति में, चूंकि अवधो बेगम देश हमारा, रैदास कहते हैं उन्होंने एक बेगम देश की कल्पना की, बेगमपुर की कल्पना की। यह बेगमपुर ऐसा है जिसमें किसी को गम नहीं है, जहाँ कोई शोषण नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई धमकाने वाला नहीं, कोई शासन करने वाला, कोई पीड़ित करने वाला नहीं है, ऐसा बेगमपुर। तो बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन चली तो एक निरंतरता उस भक्ति की भी है। तुलसीदास जी आए 16वीं शताब्दी में और आप देखें तो पहले वह प्रहलाद घाट की तरफ रहते थे जी। बाद में वह असी पर रहने लगे। उनकी स्मृति में एक तुलसी घाट भी है बाकायदा और उन्होंने जो एक समय में उन्हें जो धन प्राप्त हुआ उससे हनुमान जी के 12 मंदिर उन्होंने खड़े किए, जिसमें विश्व प्रसिद्ध जो संकट मोचन मंदिर है वो उन्हीं का खड़ा किया हुआ है और वो वहाँ 2 बार राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी संगीत की रातें, ध्रुपद मेला एक चलता है, तुलसी घाट पर भी एक चलता है। तो ध्रुपद संगीत के ये 2 बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें संकट मोचन मंदिर और वहाँ के महंत जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि वो उस युग की जो संस्कृति है उसकी निरंतरता अभी इस रूप में बनी हुई है। तुलसीदास जी के समय में ही हुए मेघा भगत और कहते हैं कि उन्हीं के और तुलसीदास के संकल्प से यहाँ रामलीलाएं शुरू हुई। प्रहलाद घाट की लीला होती है, तुलसी घाट पर नागनथैया की लीला होती है और इसके अलावे पूरा बनारस ही एक तरह से रामलीला का स्टेज हो जाता है जी। तो जहाँ अवध की गद्दी लगती है वह अवधगर्भी भी मोहल्ला है, जहाँ लंका प्रसंग की लीला होती है वह लंका क्षेत्र उस मोहल्ले का नाम पड़ गया। चित्रकूट मोहल्ला बना हुआ है। तो आप देखें तो पूरा नगर एक लीला। और ठीक रामनगर में जो काशी नरेश ने रामलीला शुरू की जी। तो वहां भी उसके मोहल्ले उन लीला प्रसंगों के आधार पर ही उनका नामकरण हुआ है। तो ये है कि इन स्मृतियों में कबीर से तुलसीदास का वह समय अभी भी जी रहा है। अभी भी कबीर चौरा मठ है जी। अभी भी लहर तारा पर भी अब बाकायदा एक धीरे धीरे पर्यटन स्थल विकसित हो रहा है। कबीर साहित्य का जो उद्धार है, कबीर ग्रंथावली, वो यहाँ नागरिक जानी सभा से संपादित होकर प्रकाशित हुई। रैदास पर यहाँ के आचार्यों ने, कबीर ग्रंथावली पर यहाँ के आचार्यों ने काम किया, संत साहित्य पर यहाँ के लोगों ने काम किया और तुलसीदास के रामचरितमानस का भी संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काशी नरेश के योग से, आर्थिक सहयोग से जी। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संपादन किया। वो यहीं संपन्न हुआ। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने जो संपादन किया था उसका गीता प्रेस ने प्रकाशन किया। तुलसीदास के जीवन की अनेक कथाएं, अनेक प्रसंग इस काशी नगरी से जुड़ी हुई हैं और तुलसीदास ने काशी की महिमा में बहुतेरे छंद लिखे हैं, बहुतेरे पद लिखे हैं। तो वो एक अलग विषय ही है। जब काशी में महामारी आ गई थी, उस महामारी का जैसा
सजीव चित्रण तुलसीदास ने हनुमान बाहुक में किया है, वह भी एक विलक्षण प्रसंग है। तो इस तरह से आप देखें तो हमारी जो पुरानी साहित्यिक परंपरा है उसमें भक्ति काल एक बहुत ही गौरवशाली अध्याय है। उसके बाद आधुनिक युग का जो समय है, उससे पहले रीति काल के युग में भी बाबा दीन दयाल गिरी थे, वो अपनी अन्योक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे और वे उधर देहली विनायक की और काशी क्षेत्र के ही वह भी थे। इसके अलावे आप देखें तो काशी नरेश दरबार में भी कुछ कविगण रहते थे और रामलीला के लिए पद काष्ठ जिह्वा स्वामी ने रचे, देव स्वामी नाम से वह कविता लिखते थे, तो उनकी भी बहुतेरी रचनाएं हैं। काशी नरेश के दरबार में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ कि वहाँ पूरे महाभारत का अनुवाद, काव्यानुवाद हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा काम उनके समय में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गिरधर दास जी, वो भी बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने भी 50 काव्य ग्रंथों की रचना की और जो उनका परिवार है वह गोपाल मंदिर से जुड़ा हुआ था। गोपाल मंदिर प्राचीन काल का, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र, माने उन्हीं की परंपरा में जो विठल दास की परंपरा है, विठल नाथ की, तो इसी को षष्ठ पीठाधीश्वर कहा जाता है। इस समय श्याम मनोहर प्रभु हैं, वहाँ देखते हैं उसको। तो वह गोपाल मंदिर, वहाँ आप जाएं तो अंदर एक विनय गुफा है। माना जाता है कि इसी में बैठकर तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की। और एक भंवर गुफा है, मानते हैं कि वहां बैठकर नंददास ने भंवर गीत की रचना की जी। तो उस गोपाल मंदिर से भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिवार जुड़ा हुआ था और वे लोग वैष्णव थे। आधुनिक युग में यही भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे नए युग के कहना चाहिए कि महानायक हैं। उन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों की परंपरा का विकास किया। ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, राधा कृष्ण की भक्ति पर, रामलीला पर भी नाटक शैली में एक रिपोर्टाज जैसा कुछ लिखा। उन्होंने अनेक ललित निबंध लिखे, विचार परक निबंध भी लिखे। 3 पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, है ना। उन्होंने पुरातत्व वगैरह पर भी लिखा, इतिहास पर भी लिखा, धर्म पर भी लिखा। कुल 35 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने प्रचुर लेखन तो किया है जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि उन्होंने, उनके इर्द गिर्द लेखकों की एक बड़ी मंडली कायम हुई और उन्होंने खड़ी बोली में गद्य तो रचा ही जाने लगा उस युग में जी। जिसके वे अग्रदूत हैं शिवप्रसाद सितारे हिंद, जिनको वो अपना गुरु मानते थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने हिंदी को एक नई शैली दी। इसके साथ ही कविता लेकिन अभी ब्रजभाषा में लिखी जाती थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली में भी कविता लिखे जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। कुछ कविताएं उन्होंने लिखी भी। उनकी जो मुकरियां हैं, अंग्रेजी राज पर उन्होंने बहुत व्यंग्य किया है, अंधेर नगरी नाटक लिख करके जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता यह है कि उनके इर्द गिर्द एक मंडली बन गई और उनके मित्रों में
पंडित चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन मिर्जापुर के जी। तो उन्होंने भी आनंद कादम्बिनी नाम से पत्रिका निकाली। उन्होंने भी नाटक लिखे, निबंध लिखे, कविताएं तो वो लिखते ही थे। तो बनारस के अलावा एक दूसरा केंद्र हो गया मिर्जापुर। बाल कृष्ण भट्ट ने लंबे समय तक हिंदी प्रदीप का संपादन किया। वे पंडित मदन मोहन मालवीय के संबंधी भी थे। तो आप देखें कि बालकृष्ण भट्ट ने लंबे समय तक इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने निबंध लिखे, कुछ नाटक भी लिखे। तो उसका एक केंद्र हिंदी नवजागरण का इलाहाबाद हुआ। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर में थे और उन्होंने वहां से ब्राह्मण नाम का पत्र निकाला। तो इस तरह से आप देखें तो वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद ये 3 केंद्र हुए। कानपुर चौथा केंद्र हुआ। और इनकी पुस्तकें भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रकाशित करना शुरू किया खड्ग विलास प्रेस पटना से बाबूराम दीन सिंह ने। तो एक तरह से पटना भी उसका केंद्र हो गया। तो पूरे हिंदी क्षेत्र में नई हवा उन्होंने बहाई। और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने बलिया में जो भाषण दिया था बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देवरानी जेठानी आपस में लड़ती हैं, लेकिन घर में जब आग लग जाती है तो सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। इसलिए सभी विभिन्न धर्मों संप्रदायों के लोगों को मिलके एक होना चाहिए। अब सोचिए, वे स्वयं वैष्णव थे, राधा कृष्ण की भक्ति के गीत लिखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने जैन कुतूहल नाम की भी उनकी एक काव्य रचना है जिसमें उन्होंने जैन धर्म की प्रशंसा की है। तो उनमें सर्वधर्म समभाव का भी एक नया विचार था। उन्होंने पंच पवित्रात्मा नाम का एक निबंध लिखा जिसमें उन्होंने मोहम्मद साहब की प्रशंसा की और जो खलीफा हैं इस्लाम के, बीबी फातिमा वगैरह, इन सब की प्रशंसा की। तो कुरान शरीफ भी वो हिंदी में अनुवाद करके छापना चाहते थे और उन्होंने उसका विज्ञापन भी निकाला कि अगर कुछ ग्राहक हो जाएंगे, 100 तक ग्राहक हो जाएंगे तो हम इसको छापेंगे। तो कितना उनका नए किस्म का ख्याल था, ये बड़ी बात थी। दूसरे, वो एक हिंदी विश्वविद्यालय खोलना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि फारसी और संस्कृत तो पढ़ा रहे हैं अंग्रेज, लेकिन हमें शिल्प विद्या नहीं सिखा रहे हैं। शिल्प विद्या का मतलब हुआ इंग्लिश, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। जी। वो कहते थे कि इसी के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो ये जरूरी है। तो ये बहुत नए ख्यालों के, नए विचारों के व्यक्ति थे। और आप देखिए तो आगे चल के यह उन्हीं का सपना था जो मालवीय जी के माध्यम से पूरा हुआ। एक विश्वविद्यालय भी बनाया और उसमें इंजीनियरिंग की भी सब शाखाएं उन्होंने खोली। उसके बाद आप देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत आते आते बाबू श्याम सुंदर दास और मित्रों के साथ मिलके उन्होंने नागरिक चाणी सभा की स्थापना की। घरों में पड़ी हुई जो पोथियां हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका संकलन किया। धीरे धीरे नागरिक चाणी सभा ने ग्रंथावलियां प्रकाशित करनी शुरू की। नागरिक चाणी सभा ने हिंदी शब्द सागर प्रकाशन किया, हिंदी साहित्य का इतिहास आया, हिंदी व्याकरण प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से हिंदी का जो ज्ञान भंडार है वो नागरिक चाणी सभा के माध्यम से आना शुरू हुआ। और उन्होंने बाकायदा एक शोध पत्रिका भी नागरिक पत्रिका नाम से निकालनी शुरू की। बाबू श्याम सुंदर दास, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो दूसरे बड़े बड़े विद्वान हैं वे नागरिक चाणी सभा से जुड़े। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो अपना पूरा संग्रह ही नागरिक चाणी सभा को दान कर दिया। जी।
सरस्वती पत्रिका जो पहले निकली वो श्याम सुंदर दास उसके संपादक थे, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी करने लगे। और आप देखें तो इसी के सिलसिले में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी हुई, जिसके पंडित मदन मोहन मालवीय जी पहले अध्यक्ष थे। तो ना हिंदू विश्वविद्यालय खुल जाने के बाद यहाँ के हिंदी विभाग के आचार्य और नागरिक चयन सभा, इन दोनों ने मिलकर के एक तरह से कहिए तो हिंदी के ज्ञान, विज्ञान, अध्ययन, अध्यापन की पूरी परंपरा को ठोस जमीन दी। और यहाँ हिंदी विभाग में एक और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनसे पहले आचार्य केशव प्रसाद मिश्र जी, द्विवेदी जी के बाद उनके अनेक शिष्य नामवर सिंह, शिवप्रसाद सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, पद्मनारायण आचार्य जी, भोला शंकर व्यास, ऐसे लोग आए। आधुनिक नए नए साहित्यकारों में तो बहुत सारे लोग थे जो इससे जुड़ते चले गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। तो आधुनिक युग में देखें तो भारतेंद्र युग के बाद जो हिंदी साहित्य के स्तंभ थे बड़े जी, जैसे कविता में जयशंकर प्रसाद, कथा साहित्य में प्रेमचंद जी, आलोचना में रामचंद्र शुक्ल, तो ये तीन बड़े बड़े स्तंभ ये काशी के हैं। काशी में वो रचना कर रहे हैं। और फिर चूंकि वो यहाँ थे इसलिए उनके इर्द गिर्द एक मंडल भी बनता चला गया। खुद प्रेमचंद ने अपनी पत्रिकाएं निकाली, जयशंकर प्रसाद ने इंदु नाम का पत्र निकाला, और उनके यहाँ केशव प्रसाद मिश्र, राय कृष्णदास, वाचस्पति पाठक, विनोद शंकर व्यास, कृष्ण देव प्रसाद गौड़ बेढब जी, और रामनाथ सुमन नए लोगों में, निराला जी कलकत्ते से बीच बीच में आया करते थे। तो जयशंकर प्रसाद के इर्द गिर्द प्रेमचंद से उनका रोज रोज का मिलना था जी, और प्रेमचंद से उसी तरह से दुनिया भर के, भारत भर के लेखक प्रेरणा प्राप्त करते थे, उनसे मिलने आते थे। तो आप देखें तो कविता में जयशंकर प्रसाद ने, आलोचना में रामचंद्र शुक्ल ने, कथा साहित्य में प्रेमचंद ने नेतृत्व किया हिंदी का। और नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद नाटक का कह सकते हैं तो सेहरा जयशंकर प्रसाद के ही सिर बधता है जी। कामायनी जैसा महाकाव्य उन्होंने दिया। प्रेमचंद के बारे में तो क्या कहना। लेकिन आप ये पाइएगा कि नाटकों में एक नया आंदोलन चला था, वो उसको प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। बर्नाड शॉ के कारण वो बहुत लोकप्रिय हो गया। तो अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने बहुत नाटक लिखे और वो समस्या नाटकों से बहुत प्रभावित थे। काशी के थे, गुरुधाम में उनका घर था। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी विभाग के अध्यक्ष होकर के आए। कुछ दिन के लिए चंडीगढ़ गए, उससे पहले कुछ दिन के लिए शांति निकेतन गए थे, शांति निकेतन से यहीं आए, फिर 10 बरस बाहर रहे, इसके बाद फिर यहाँ आए। तो द्विवेदी जी तो फिर यहीं रहे और उनके शिष्यों की एक बड़ी कतार है, आप देख रहे हैं। द्विवेदी जी ने उपन्यास भी लिखे और आलोचना में तो शुक्ल जी के बाद उन्हीं का नेतृत्व है। आप फिर देखिए तो द्विवेदी जी ने अपभ्रंश साहित्य में अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान की एक परंपरा चलाई, जिसमें नामवर सिंह ने, शिवप्रसाद सिंह ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने काफी काम किया।
जी। दूसरे प्रगतिशील आंदोलन का भी यह केंद्र बना छायावाद के बाद। तो उसमें त्रिलोचन शास्त्री जैसा कवि है ना, तो वो काशी में है। वह हंस यहीं से निकलता था, जो प्रगतिशील आंदोलन का एक तरह से पत्र बन गया। प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय जी यहीं रहते थे। श्रीपत राय जी ने बाद में इलाहाबाद से वहां से पत्रिका निकाली कहानी की। अमृत राय जी भी यहीं से बाद में इलाहाबाद गए। तो जैसे कवियों में त्रिलोचन शास्त्री, उसी तरह आलोचना में चंद्रवली सिंह है ना, और प्रगतिशील लेखक संघ में जगत शंखधर, शिवदान सिंह चौहान, शिवमंगल सिंह सुमान ने भी यहीं से शोध किया, तो वो भी लंबे समय तक यहीं थे। नरेंद्र शर्मा यहाँ थे, यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई थी आजादी की लड़ाई के दौरान। तो ये एक केंद्र प्रगतिशील आंदोलन का भी था। और नवयुवकों की, लेखकों की एक कतार प्रगतिशील आंदोलन के इर्द गिर्द खड़ी हुई, जिसमें नामवर सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह जैसे लोग थे, केदारनाथ सिंह जैसे कवि इसमें नए बाद में जुड़े। विष्णुचंद्र शर्मा ने कवि नाम का एक पत्र निकाला जो साल भर तक चला। मुक्तिबोध त्रिलोचन जी के साथ हंस के संपादन में यहाँ थे, काम करते थे। और आज अखबार अपने आप में एक वो भी साहित्यकारों का बड़ा केंद्र था, जिसमें अंग्रेजी के विद्वान डॉक्टर राममोहन द्विवेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन यहाँ आया करते थे, तो उनके भी लेख उसमें बराबर छपते थे। तो आज का भी एक राष्ट्रीय महत्व था उस जमाने में। अब तो आज कहीं है नहीं, लेकिन उस समय में आज भी एक बड़ा केंद्र था। काशी का होने से तो वो भी एक केंद्र ही था। और काशी के हर मोहल्ले में कुछ न कुछ काव्य गोष्ठियां, विचार गोष्ठियां हुआ करती थी। गली गली में बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित सीताराम चतुर्वेदी, पंडित बलदेव उपाध्याय, उधर महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, तो ऐसे दिग्गज लोग थे। तो संस्कृत पंडितों की वजह से भी आप देखिएगा तो हमारा जो साहित्यिक परिसर था वो बड़ा समृद्ध था जी। और ये प्रगतिशील आंदोलन का जो केंद्र है प्रगतिशील, उसमें वामपंथी लेखक तो बड़ी संख्या में यहाँ आया ही करते थे। आचार्य नरेंद्र देव यहाँ कुलपति थे, तो इस कारण जयप्रकाश नारायण जी भी आते थे। इन लोगों ने मिलके जो समाजवाद से प्रभावित लेखक थे, जिसमें शिवप्रसाद सिंह थे, तुलसी नारायण सिंह थे, शंभूनाथ सिंह थे, और बहुत मशहूर आलोचक जो बाद में हुए विजय देव नारायण शाही, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले गए, अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए। तो विजय देव नारायण शाही वे सब उस समय बनारस में ही थे। इन लोगों ने बनाया एक नव संस्कृति संघ, तो एक केंद्र वह भी था। ठाकुर प्रसाद सिंह चलाते थे साहित्यिक संघ। तो ये तीन बड़े केंद्र उस समय चला करते थे। नए लेखकों में बाद में काशीनाथ सिंह कहानीकार के रूप में, और उनके साथी थे धूमिल, जो 60 के दशक के 1960 के दशक के एक ऐसे कवि थे जिनकी कविता ने ध्यान खींचा, पूरे हिंदी जगत का अपनी ओर ध्यान खींचा। लंबा जीवन वह नहीं जिए, उनका पहला ही काव्य संकलन जो आया संसद से सड़क तक, वो अत्यंत लोकप्रिय हुआ और छा गया। तो धूमिल भी एक केंद्र थे जिनकी वजह से हिंदी की जो नई पौध है कविता के, वो लोग यहाँ आया करते थे। और हम लोग जो उस समय विद्यार्थी थे, इन लोगों की वजह से इन तमाम साहित्यकारों की संगति में हम लोग आए। बाद में आप देखेंगे कि जो साठोत्तरी के दौर के बाद का जो लेखन है वो मुख्यतः
धूमिल और काशीनाथ सिंह जी के इर्द गिर्द रहा। इसमें नए कहानीकार भी आए, बहुत सारे नए कवि भी आए। एक बात ये हुई कि उसी समय 60 नहीं बल्कि 70 के दशक के जो महत्वपूर्ण कवि थे, जिनमें 5-6 कवियों का आप नाम ले सकते हैं। ज्ञानेंद्र पति जी, आलोक धनवा, अरुण कमल जी, राजेश जोशी। लीलाधर जगूड़ी धूमिल के समय के कवि हैं। विष्णुचंद्र शर्मा ये धूमिल से थोड़ा सा सीनियर हैं। लेकिन इन कवियों में से एक यानी ज्ञानेंद्र पति अपनी नौकरी छोड़ करके और पूरी तरह से कवि का जीवन बिताने के लिए बनारस में आ गए और बनारस में वह रहने लगे। अब तक बनारस में हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। पूरा एक कविता संग्रह केवल बनारस पर, यह पहली बार हुआ कि पूरा एक कविता संग्रह ही काशी पर हो। सभी कविताएं काशी पर केंद्रित हैं और उसका नाम है गंगा तट। वह काव्य संग्रह उनका आया। दूसरा काव्य संग्रह आया संशयात्मा। वहाँ भी कहीं न कहीं काशी की संस्कृति मौजूद है। तो आप देखिए कि वे साहित्य अकादमी द्वारा, जैसे शिवप्रसाद सिंह को पुरस्कार मिला नीला छाद उपन्यास पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पुरस्कृत हुए साहित्य अकादमी से, नामवर सिंह पुरस्कृत हुए कविता के नए प्रतिमान के लिए। नामवर सिंह यहाँ कुछ दिन अध्यापक रहे, लेकिन बाद में वो किसी कारण से उनका सेवा काल स्थायी नहीं हो पाया, तो उन्हें सागर जाना पड़ा, सागर से फिर दिल्ली आना पड़ा। तो अब देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद, नंदुलाल वाजपेयी के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं आगरे में। वो हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना के बड़े अग्रणी लेखक हैं। चंद्रवली सिंह हैं काशी में, वो रामविलास शर्मा की शैली के आलोचक हैं। लेकिन उसके बाद जो युवा आलोचकों की पीढ़ी है उसका नेतृत्व नामवर सिंह ने किया। और नामवर सिंह जी की काशी में रहते हुए ही 2-3 पुस्तकें छप गई थी, जैसे आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इतिहास और आलोचना, और इसके अलावे छायावाद। ये 3 पुस्तकें उनकी छप चुकी थी। इसके अलावे उन्होंने जो अपभ्रंश में काम किया था, वो उनका MA का लघु निबंध था, अब हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग, और दूसरा MA का उनका शोध, PhD का शोध प्रबंध था चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा जी। तो इतना प्रकाशित हो गया था और नामवर सिंह प्रतिष्ठित हो चुके थे हिंदी आलोचना में। इसके बाद ही वो बनारस से गए, लेकिन उनके मन में बनारस के प्रति इतना अनुराग हमेशा रहा कि जब भी बनारस ने पुकारा, वो कहीं भी हों जरूर आते थे। कोई साल नहीं बीता होगा जब नामवर सिंह बनारस में ना आए हों और उनका व्याख्यान न हुआ। तो हम धूमिल और काशीनाथ सिंह तक की चर्चा कर चुके थे, और उसके बाद ज्ञानेंद्र पति के आने के बाद हम देखते हैं कि 70 के दशक का एक अग्रणी कवि भी काशी में आके बस जाता है और वह काशी का हो जाता है। वरना यह नाम पटना के नाम होता है ना, और अरुण कमल के साथ उनका नाम लिया जाता। अब देख रहे हैं कि काशी में उसके बाद की पूरी एक पीढ़ी है। इसमें व्योमेश शुक्ल हैं, आशीष त्रिपाठी हैं, अभी उनका दूसरा काव्य संग्रह आया है शांति पर्व, रंग ठहरा हुआ, इससे पहले उनका एक संकलन आया था। श्री प्रकाश शुक्ल हैं, उनके तो कई संकलन आ गए, शायद 5-7 संकलन उनके आ गए। तो रामाज्ञा शशिधर हैं, वह कविताएं लिखते हैं। नीरज खरे जी कविताएं लिखते हैं।
तो कविता में और इसी तरह से समीक्षा में भी लिखने पढ़ने वाले लोगों की एक कतार है। डॉक्टर सदानंद शाही गोरखपुर से काशी आ गए, जैसे ज्ञानेंद्रपति पटना से आए, वैसे गोरखपुर से सदानंद शाही आए। तो उनके आने, चूंकि वहाँ वह प्रेमचंद साहित्य संस्थान की उन्होंने स्थापना की थी, तो उनके आने ही प्रेमचंद संस्थान की गतिविधियां यहाँ तेज हुई। वह स्वयं एक कवि हैं, उनका एक काव्य संग्रह उससे पहले ही प्रकाशित हो चुका था। और फिर आप देखें तो उन्होंने भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसकी स्थापना की और वो उसके संयोजक रहे। उनके समय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र में जितने वर्षों तक वह रहे, बाकायदा उन्होंने एक पत्रिका निकाली भोजपुरी जनपद नाम से, जिसके सभी अंक बहुत सराहे गए। और भोजपुरी अध्ययन केंद्र बाकायदा एक विभाग की तरह से लगभग चला और कोई महीना नहीं गया, बल्कि हर सप्ताह कोई न कोई बाहर से विद्वान आता था और उसके व्याख्यान और कोई न कोई कार्यक्रम होते थे जी। तो उन्होंने भोजपुरी के लिए भी बहुत कार्य किया, लेकिन स्वयं वह एक अच्छे कवि हैं और उनका दूसरा काव्य संग्रह माटी पानी नाम से अभी प्रकाशित हुआ है और उनकी कविताएं पत्रिकाओं में आप देखते ही होंगे, आती ही रहती जी। प्रेमचंद संस्थान की गतिविधियां उन्होंने चलाई। वह एक साथ कई पत्रिकाओं का संपादन भी करते हैं, जैसे कि साखी। अब साखी के ही देख लीजिए तो कई विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध विशेषांक, केदारनाथ सिंह विशेषांक, एडवर्ड सईद पर उन्होंने विशेषांक निकाला, वीएस नायपॉल पर विशेषांक निकाला, अभी गोरखनाथ पर एक विशेषांक निकाला है, और अभी अभी हाल में बुद्ध पर, बुद्ध की धरती पर कविता, ये उन्होंने चरत विखवे नाम की यात्रा भी निकाली और पहला संग्रह उसका आ गया साखी का, जिसमें हिंदी की बुद्ध पर लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। इसके बाद भारतीय भाषाओं में लिखी हुई कविताओं का एक संग्रह एक दूसरे अंक में आना है, और तीसरे अंक में विश्व भर में जो दूसरी भाषाओं में लिखी गई हैं कविताएं बुद्ध पर, वो आनी है। तो अब देखिए कि अपने आप में एक व्यक्ति भी एक संस्था बन जाता है जी। और उससे साहित्यिक माहौल बनता है। अब हमारे सामने नए कवियों की एक कतार है, जैसे अनुज लुगुन, वो यहीं हम लोगों के विद्यार्थी थे जी। यहीं रहते हुए उनका कविता संग्रह आया, पुरस्कृत हुआ। अभी वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अध्यापक हैं हिंदी विभाग में। पार्वती तिर्की वो यहीं पर छात्र रही और उनका भी एक संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है, और वो भी रांची में किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गई हैं। तो अब देखिए कि हमारे आदिवासी झारखंडी समाज से दो युवा कवि इस काशी से होते हुए गए हैं, और विहाग वैभव और पराग विहाग वैभव एक कवि हैं नए युवा कवियों में जी। उनका भी कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है और कई जगह से उनको सम्मान पुरस्कार भी मिल रहे हैं। इसी तरह से एक और कवि हैं पराग, लड़कियां भी कविताएं लिख रही हैं इस बीच, और एक नई आशा है, उनके पास नई भाषा है। हमारे नए छात्राओं की कविताएं मैं गोष्ठियों में सुनता रहता हूँ कार्यक्रमों में, तो उससे एक आशा बनती है। लड़कियों की कतार आ रही है सामने, और दूसरे दलित वर्गों से भी कवि निकल के आ रहे हैं। गोलेंद्र पटेल हम लोगों के ही एक छात्र, उस आदमी ने, उस लड़के की सैकड़ों कविताएं, बहुत ही गरीब घर से आया हुआ बच्चा, लेकिन वो भी कविता लिख रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि अब दलित वर्ग से कवि प्रतिभाएं उठ के आ रही हैं, और इससे एक आशा बनती है कि काशी
हिंदी कविता और आलोचना और गद्य के क्षेत्र में नए नए बिरवे इसी तरह से उगाती रहेगी और नई हमारे लिए नई आशा बंधाती रहेगी। तो फिलहाल जो अपनी हिंदी साहित्यिक परंपरा है उसमें कोई समय ऐसा नहीं आता जब एक साथ, जैसे एक समय में एक साथ त्रिलोचन शास्त्री, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, चंद्रबली सिंह, सुप्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, विष्णुचंद्र शर्मा, है ना जी। तो ऐसा कभी कभी होता है, या एक ही समय में प्रसाद, प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास, वाचस्पति पाठक। तो उस तरह की स्थिति फिलहाल आज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी समय ऐसा है जिसमें विचार पर ध्यान अधिक केंद्रित है और रचनाशीलता की भूमि अभी उस तरह बनी नहीं है। वो दौर था जिसमें सहसे जैसे खास तरह की हवा आती है और पूरा सीमान भर जाता है नई पौध से, है ना जी। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है जैसे धरती खूब तप रही है और इसके बाद बारिश जब होगी और फिर उसकी जुताई होगी तो फिर नई फसल उगेगी। जैसा जायसी ने कहा था ना कि तपन मृगशिरा जैसा है ते अद्रा पलुहन, जो मृगशिरा में तपते हैं वही फिर आर्द्रा नक्षत्र में जाकर पल्लवित होते हैं। तो अभी तपन है, आशा है कि आगे आने वाला समय पल्लवित होने का भी आएगा। कुछ अंकुरित हो रहे हैं, कुछ पल्लवित हो रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है जी। और नए नए क्षेत्रों से हो रहा है। लेकिन एक आशा है कि हो सकता है कि पूरा सीमान भी हमारा भर जाए। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी मेरे एक बार कहने मात्र से ही जो आपने अपना सानिध्य प्राप्त करने का मुझे अपना शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और गुरुदेव, काशी में रहकर जिस तरीके से आप हिंदी के माध्यम से आपने अपनी सेवा दी है, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी, प्रणाम। नमस्ते।